1 घंटे बाद आरोही का रूम। आरोही जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने रोहिणी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। रोहिणी पर नजर पड़ते ही आरोही बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे दादी माँ, आप यहाँ इस समय? ये सब कहते हुए आरोही जल्दी जल्दी बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आरोही को ऐसे बिस्तर से उठते देख रोहिणी तुरंत उसे दोबारा बिस्तर पर लिटाती है और बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, अरे बेटा, तुम्हें इस हालत में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तो तुम लेट जाओ और आराम करो। रोहिणी की बात सुनकर आरोही को लगता है कि वो उसकी छोटी मोटी चोट पर परेशान हो रही है, लेकिन उसका ऐसे केयर करना आरोही को बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए रोहिणी से कहती है, अरे दादी माँ, आप तो मेरी खामखा चिंता कर रही हैं। मुझे तो बस हल्की फुल्की खरोंचे आई हैं, जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही की बात पूरी होते ही रोहिणी प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, मैं तेरी इन मामूली खरोच की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो तेरे पेट में पल रहे बच्चे की बात कर रही हूँ। अगर तुम ऐसे हड़बड़ाओगी तो उसका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा। इतना कहकर रोहिणी प्यार से आरोही का सिर सहलाते हुए मुस्कुराने लगती है, लेकिन उनकी बात पूरी होते ही आरोही को तो एक भयानक वाला शौक लगता है और वो उसी शौक के साथ रोहिणी जी की बात दोहराते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, दादी माँ तो पेट में पल रहे बच्चे की बात कर रही हैं। रोहिणी जी की बात को दोहराते हुए आरोही का पूरा चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है और वो हकलाते हुए कहती है, दादी, पेट में पल रहे बच्चे से आपका क्या मतलब है? वहीं आरोही का सवाल सुनकर रोहिणी मुस्कुराते हुए उसी से सवाल करते हुए कहती है, अरे बेटा, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? वहीं रोहिणी का जवाब सुनते ही आरोही शॉक में ही बड़बड़ाती है, मैं प्रेग्नेंट? आरोही के ऐसे शॉक एक्सप्रेशंस देखकर दादी मुस्कुराते हुए उसकी बलाइयां लेती हैं। फिर उसके कान के पीछे अपनी आंख से काजल लेकर काला टीका लगाते हुए आगे कहती है, किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को। इतना कहते हुए वो अपना हाथ एक बार फिर से आरोही के सर पर फेर कर बहुत प्यार से कहती हैं, पता है बेटा, आज तुमने मुझे और रुद्र को हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है ना रुद्र? ये कहते हुए रोहिणी अपने पीछे खड़े रुद्र प्रताप से पूछती हैं। रोहिणी की बात सुनते ही रुद्र प्रताप भी आरोही के पास आते हुए रोहिणी से कहते हैं, हाँ रोहिणी, सच में आज हमारी बच्ची ने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इतना कहते हुए वो आरोही के बिस्तर के पास पहुंचकर अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर आरोही के सर पर घुमाकर उसकी नजर उतारते हैं। फिर अपने पीछे खड़े एक गार्ड को वो नोट थमाते हुए कहते हैं, ये सारे नोट घर के सभी नौकरों में बांट देना, ताकि हमारी बच्ची और उसके होने वाले बच्चे को किसी की नजर न लगे। रुद्र प्रताप की बात सुनकर वो गार्ड आगे बढ़कर उनके हाथों से नोटों का बंडल ले लेता है। वहीं आरोही ने जब ये बात सुनी थी कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो एक गहरे सदमे में चली गई थी। उसे तो जैसे कुछ भी दिखना और सुनाई देना बंद हो गया था। आरोही लगातार सदमे में ही खुद में बड़बड़ा कर अपने मन में कहती है, मैं प्रेग्नेंट? आखिर ये सब क्या हो गया? आखिर मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज ही आरोही को पता चला था कि जिस इंसान से वो दिलो जान से प्यार करती थी, वो इंसान एक टेररिस्ट है। आरोही अभी उस सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे एक और सदमा लग गया था, ये जानकर कि वो प्रेग्नेंट है। विहान की सच्चाई जानने के बाद आरोही ने बड़ी मुश्किल से खुद को इस बात के लिए मनाया था कि वो विहान से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी, लेकिन इस बात को जानकर कि वो प्रेग्नेंट है, अब वो एक बार फिर से उलझन में पड़ गई थी। उसके अंदर इस समय एक अलग ही जंग चल रही थी और उसकी आंखों के सामने उसकी अब तक की पूरी जिंदगी घूमने लगी थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी को घूमते देखा तो आरोही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना एक हाथ अपने पेट पर रखते हुए अपने मन में कहती है, न जाने मेरे बच्चे के फ्यूचर में क्या लिखा है। ये सब सोचते हुए आरोही बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों के किनारे से आंसू का एक कतरा टपक कर रोहिणी के हाथ में गिर जाता है। आरोही को ऐसे रोते देख रोहिणी को लगता है कि आरोही की आंखों में आए आंसू खुशी के हैं, इसलिए वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार से चपत मारते हुए कहती है, धत पगली, इतनी खुशी के मौके में भी कोई रोता है क्या? लेकिन आरोही को तो जैसे रोहिणी की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। जैसे ही उसने ये बात खुद से कही थी कि न जाने उसके बच्चे के फ्यूचर में क्या लिखा है, उसी समय से उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसकी आंखों में एक बार फिर से वही धुंधली तस्वीरें आने लगी थी जो उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद से उसको दिखना बंद हो गई थी। उसके कानों में लगातार एक ही बात गूंजे जा रही थी, न जाने मेरी बच्ची के फ्यूचर में क्या लिखा है। उसके सामने एक औरत का धुंधला धुंधला चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। ये सब सुनकर और दिमाग में आ रही उस औरत की तस्वीरों को देखकर आरोही के सर में इतना तेज दर्द होने लगा था कि वो उस दर्द को और नहीं झेल पाई और दर्द से चिल्लाते हुए अपने दोनों कान बंद कर लिए। आह! आरोही की चीख सुनते ही रोहिणी और रुद्र प्रताप घबरा कर एक साथ सवाल करते हुए कहते हैं, बेटा क्या हुआ तुम्हें? ये कहकर वो दोनों घबराते हुए आरोही को हिलाकर उससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोही को तो जैसे कुछ भी सुनाई देना और महसूस होना ही बंद हो चुका था, सिवाय उन शब्दों के जो उसके दिमाग में गूंज रहे थे।
न जाने मेरी बच्ची के फ्यूचर में क्या लिखा है। उसे बार बार यही सुनाई दे रहा था और लगातार किसी औरत की धुंधली तस्वीर उसके दिमाग में आ रही थी। आरोही का सर दर्द के मारे फटने लगा था। वहीं आरोही की बिगड़ती हुई हालत को देखकर रुद्र प्रताप अपने पीछे खड़े गार्ड से चिल्लाते हुए गुस्से से कहते हैं, चुपचाप यहाँ खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अपने मालिक का ऑर्डर मिलते ही वो गार्ड तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए तेजी से वहां से निकल जाता है। वहीं उस गार्ड के वहां से जाते ही रोहिणी आरोही से कहती है, बेटा चिंता मत करो, डॉक्टर आते ही होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आरोही के सर में तो इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसे किसी की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। फिर जब उसके सर में हो रहा दर्द अपनी सारी हदें पार कर देता है तो आरोही बेहोश होकर धड़ाम से बिस्तर पर गिर जाती है। आरोही के बेहोश होते ही रोहिणी घबराते हुए उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हें, होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें। ये सब कहते हुए रोहिणी जी बुरी तरह से घबरा जाती हैं। वहीं आरोही के बेहोश होते ही रुद्र प्रताप भी बुरी तरह घबरा जाते हैं और वो आरोही के पास पहुंचकर उसके बेड के पास के टेबल से पानी का जग उठाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए होश में लाने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या हुआ तुम्हें। लेकिन उनके पानी मारने पर भी आरोही होश में नहीं आती। ये देखकर रुद्र प्रताप और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं रोहिणी तो घबराहट के मारे रोने लगी थी। कुछ ही देर में गार्ड डॉक्टर की एक टीम को लेकर आरोही के कमरे में पहुंचता है। सभी डॉक्टर आरोही के कमरे में पहुंचते ही रोहिणी और रुद्र प्रताप को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर्स के कहते ही रुद्र प्रताप और रोहिणी तुरंत उस गार्ड को लेकर उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं कमरे के बाहर पहुंचकर रोहिणी और रुद्र प्रताप पूरी तरह परेशान होते हुए इधर से उधर टहलने लगते हैं। उनकी नजरें लगातार आरोही के रूम के ऊपर ही बनी हुई थी। तभी वहां करण पहुंचता है और उनसे सवाल करता है, दादा दादी क्या हुआ आरोही को। करण दादा दादी के आते ही जिया के रूम में चला गया था। लेकिन जैसे ही उसे खबर मिली कि आरोही एक बार फिर से बेहोश हो गई है तो वो भागता हुआ यहाँ चला आया। करण का सवाल सुनकर रोहिणी परेशानी भरी आवाज में कहती है, पता नहीं करण, मेरी बच्ची को अचानक क्या हुआ, वो अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगी थी। जब हमने उससे पूछा तो उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया और फिर कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। रोहिणी की बात सुनकर करण कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब उसकी नजर रुद्र प्रताप और रोहिणी के परेशान चेहरों पर जाती है तो वो उन्हें समझाते हुए दिलासा देते हुए कहता है, दादा दादी आरोही जल्दी ठीक हो जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। इसके अलावा करण कुछ कर भी नहीं सकता था। इस समय आरोही के लिए परेशान तो वो भी था, लेकिन वो अपनी परेशानी दादा दादी के सामने नहीं दिखा सकता था, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर उसने अपनी परेशानी दादा दादी के सामने दिखाई तो दादा दादी और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो अपनी परेशानी छिपा लेता है। वहीं रोहिणी करण की तरफ देखते हुए उससे सवाल करते हुए कहती है, करण विहान कहाँ है, जब से हम लोग आए हैं हमने उसे एक बार भी हॉस्पिटल में नहीं देखा। दादी के सवाल पर करण को समझ नहीं आता कि वो उनके सवाल का क्या जवाब दे, इसीलिए वो खामोश रहता है। वहीं अपने सवाल का कोई जवाब न मिलने पर रोहिणी उससे सख्ती से दोबारा सवाल करते हुए कहती है, करण हमने तुमसे कुछ पूछा, विहान कहाँ है। दादी के सवाल पर करण हड़बड़ाते हुए उन्हें जवाब देता है, दादी वो विहान किसी जरूरी काम से बाहर गया है। करण का जवाब सुनते ही रोहिणी गुस्से से कुछ ऊंची आवाज में कहती है, वो नालायक किसी काम का नहीं है, आखिर कैसे वो अपनी बीवी को इस हालत में अकेले छोड़कर जा सकता है। अरे इतना जरूरी क्या हो गया उसके लिए जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ऐसे अकेले छोड़कर चला गया। आने दो उसे, उसकी तो मैं आज अच्छे से खबर लेती हूँ। दादी की बात पर करण उन्हें समझाने को कुछ कह पाता उससे पहले ही दादाजी करण की तरफ घूरते हुए उससे सख्ती से पूछते हैं, करण आप हमसे सच बताओ, आखिर विहान कहाँ गया है। ये बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि विहान आरोही को इस हालत में अकेले छोड़कर ऐसे तो नहीं जा सकता। अब तुम मुझे सच सच बताओगे कि आखिर विहान कहाँ गया है और क्यों। दादाजी के पूछते ही करण के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता था कि वो दादी को तो आराम से कुछ भी कहकर मना सकता है, लेकिन दादाजी को ऐसे अपनी बातों में नहीं फंसा सकता। इसलिए वो दादाजी को कुछ भी ना बताते हुए चुपचाप शांति से खड़ा रहता है। वहीं अपने सवाल का कोई जवाब न पाकर रुद्र प्रताप गुस्से में करण से दोबारा पूछते हुए कहते हैं, हमने तुमसे कुछ पूछा है करण, विहान कहाँ है। क्या जवाब देगा करण दादा और दादी के सवालों का, और क्या करने वाला है विहान मायरा वशिष्ठ के साथ। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दादाजी के गुस्से में पूछे जाने पर करण डरते डरते उन्हें जवाब देता है, दादाजी वो विहान वो वशिष्ठ मेंशन गया है। करण का जवाब सुनकर रोहिणी और रुद्र प्रताप दोनों ही हैरान हो जाते हैं और हैरानी में ही रुद्र प्रताप करण से सवाल करते हैं, वशिष्ठ मेंशन, आखिर वो वहां क्यों गया है। ये कहते हुए रुद्र प्रताप को अचानक ही मायरा वशिष्ठ की याद आती है, जो कि विहान की एक अच्छी दोस्त है। मायरा की याद आते ही उनका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिर उनका पोता इतना केयरलेस कैसे हो सकता था कि वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अकेले छोड़कर अपने दोस्त से मिलने चला गया। विहान को दादाजी गलत समझ रहे थे। दादाजी का विहान को गलत समझते देख करण तुरंत उन्हें सारी सच्चाई बता देता है।
कि कैसे मायरा वशिष्ठ ने आतंकवादी गैंग के साथ मिलकर आरोही को जान से मारने की कोशिश की। करण की सारी बातें सुनकर रोहिणी और रुद्र प्रताप का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। रुद्र प्रताप गुस्से से चलते हुए कहते हैं, वो बदजात लड़की, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की? मैं उसके पूरे परिवार को ही खत्म कर दूंगा। गुस्से में इतना कहने के बाद रुद्र प्रताप तुरंत अपना फोन अपनी जेब से निकालने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो अपना फोन निकालते करण उन्हें तुरंत मना करते हुए कहता है, दादाजी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की को उसके किए की सजा देने के लिए विहान खुद गया है। करण की बात पर रुद्र प्रताप हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं और एक बार फिर से परेशानी के साथ आरोही की रूम की तरफ देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वशिष्ठ मेंशन में मायरा इस समय काउच पर परेशान सी बैठी थी और उसके ठीक सामने उसका असिस्टेंट संजय खड़ा था। मायरा संजय की तरफ देखकर परेशानी से उससे सवाल करते हुए कहती है, संजय अब तक वो ड्राइवर आया क्यों नहीं? अब तक तो उसे अपना काम खत्म करके वापस आ जाना चाहिए था। मायरा के सवाल पर संजय जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं मैडम, 2 घंटे पहले जब सेक्रेटरी सोनिया ने उसे कॉल किया था तो उसने बताया था कि उसने विराज सिंह की बीवी को ट्रक से उड़ा दिया है और वो अपने पैसे लेने आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो अब तक नहीं आया। मैंने उसका फोन भी कई बार ट्राई किया, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है। संजय की इस बात पर मायरा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, बेवकूफ इंसान, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि इस काम के लिए किसी प्रोफेशनल किलर को हायर कर लो ताकि वो अपना काम सफाई से करे, लेकिन तुमने ऐसे बेवकूफ को चुना जो अपना काम ढंग से करना नहीं जानता। वो लड़की अब तक जिंदा है और उस ड्राइवर का भी कोई पता नहीं। अगर वो ड्राइवर पकड़ा गया तो फिर विराज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब कहते हुए वो बाहर से तो काफी ज्यादा गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बुरी तरह डरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं सच विहान के सामने ना आ जाए। उसने अपने भाई के टाइम देखा था कि विहान अपनी बीवी के लिए कितना पागल है और वो अपनी बीवी के लिए किसी को भी जान से मारने में एक पल भी नहीं लगाएगा। और इस बार तो किसी ने उसकी बीवी को जान से मारने की कोशिश की थी। अगर ये बात विहान को पता चल गई कि उसके पीछे मायरा का हाथ है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब सोचते हुए मायरा पूरी तरह अंदर से घबराई हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने असिस्टेंट संजय से बात कर ही रही थी कि तभी उनको किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही उन दोनों के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि बहुत ही जल्द उनकी मुस्कान एक मातम में बदलने वाली है। तभी मायरा के पिता का असिस्टेंट घबराते हुए हॉल में पहुंचता है और हकलाते हुए मायरा से कहता है, मैडम वो बॉस को कुछ नकाबपोश लोग उठाकर ले गए। उसकी बात सुनते ही मायरा हैरान हो जाती है और हैरानी में ही उस शख्स की तरफ देखकर उससे सवाल करती है, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर कोई कैसे दिन दहाड़े हमारे ऑफिस में घुसकर डैड को किडनैप कर सकता है, वो भी इतनी सिक्योरिटी के बाद? मायरा का सवाल सुनकर उसके पिता का असिस्टेंट उसे जवाब देता है, मैडम ये हमें नहीं पता। वो लोग जब ऑफिस में आए थे उस समय कोई भी सिक्योरिटी ऑफिसर अलार्म बजाने पर भी नहीं आया। उस असिस्टेंट की बात सुनते ही मायरा गुस्से में तिलमिलाते हुए उससे कहती है, बेवकूफ इंसान, इतना सब कुछ हो गया और तुम डैड का पता लगाने की जगह यहाँ आए हो। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर डैड को कुछ भी हुआ तो तुम और तुम्हारा परिवार इसकी सजा जिंदगी भर भुगतोगे। उस शख्स को इतना कहने के बाद मायरा तुरंत अपनी नजरें अपने असिस्टेंट के ऊपर करके उससे कहती है, संजय तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन लगाओ और उनसे कहो अगर आधे घंटे के अंदर मेरे डैड सही सलामत घर नहीं पहुंचे तो वो अपनी कमिश्नर की सीट भूल जाए। मायरा की बात सुनकर उसका असिस्टेंट तुरंत अपना सर हाँ में हिलाकर पुलिस कमिश्नर को फोन लगाने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ा उसका मोबाइल फोन बजता है। संजय की नजर जैसे ही कॉलर आईडी पर जाती है तो वो तुरंत कॉल पिक कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ वाले शख्स की बात सुनता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसके कान पर लगा हुआ मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो अपनी जगह पर ही स्तब्ध खड़ा रह जाता है। संजय को ऐसे देख मायरा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, संजय मैंने तुम्हें कुछ कहा था, तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन लगाओ। पर संजय तो जैसे उस कॉल के बाद किसी पुतले की तरह जम चुका था। वहीं संजय को अपनी बात पर कोई भी रिएक्ट ना करते देख मायरा उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, बेवकूफ इंसान, मैंने तुम्हें कुछ करने को कहा है। मायरा के चिल्लाने की वजह से संजय होश में आता है और मायरा की तरफ देखकर घबराते हुए कहता है, मैडम वो यंग मास्टर। लेकिन वो आगे कुछ नहीं कह पाता है। वहीं उसकी घबराहट और उसके सफेद पड़ चुके चेहरे को देखकर मायरा को भी कुछ गलत होने का अंदेशा हो जाता है, इसलिए वो तुरंत उससे सवाल करते हुए कहती है, क्या हुआ भाई को? वहीं मायरा का सवाल सुनकर संजय डरते हुए मायरा को जवाब देकर कहता है, मैडम अभी मुझे सिटी हॉस्पिटल से यंग मास्टर का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर का कॉल आया था। उन्होंने बताया यंग मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। संजय का जवाब सुनते ही मायरा सन्न रह जाती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो गुस्से से संजय पर चिल्लाकर कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी सवेरे डॉक्टर सहानी से बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था भैया जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं मायरा को इतने गुस्से में देखकर संजय घबराते हुए उनसे कहता है, मैडम मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। अभी अभी मुझे डॉक्टर सहानी ने ही कॉल करके बताया कि यंग मास्टर की हालत अचानक ही बिगड़ने लगी थी। इससे पहले वो सभी कुछ कर पाते, मास्टर ने अपना दम तोड़ दिया। संजय की बात पर मायरा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो तुरंत जमीन पर गिरा हुआ संजय का फोन तेजी से उठाती है और जिस नंबर से कुछ देर पहले संजय को कॉल आया था उस नंबर पर दोबारा कॉल करती है।
लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से डॉक्टर साहनी संजय की बात कंफर्म करते हैं, मायरा जो इस समय खड़ी थी वो दम से जमीन पर गिर जाती है और अपना सर लगातार ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भैया ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हुआ। पहले उसके डैड ऑफिस से किडनैप हो गए और फिर उसका भाई जो सवेरे तक बिल्कुल ठीक था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। संजय और मायरा के पिता का असिस्टेंट मायरा को जमीन से उठाते इससे पहले ही मायरा के हाथ में पकड़े हुए फोन की रिंग एक बार फिर से बजती है। इस बार मायरा डरते हुए फोन पिक करती है तो फोन के दूसरी तरफ वाला शख्स रोते हुए मायरा से कहता है, मायरा मैडम, बड़ी मैडम को एक ट्रक ने उड़ा दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना कहकर वो शख्स एक बार फिर रोने लगता है। ये कॉल मायरा की माँ के ड्राइवर का था। वहीं कॉल पर अपनी माँ के ड्राइवर के शब्द सुनकर मायरा जो पहले से ही सदमे में थी, उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, माँ माँ। संजय और वहीं खड़ा मायरा के डैड का असिस्टेंट जैसे ही मायरा को इस हालत में देखते हैं, वो घबरा कर मायरा से एक साथ सवाल करते हुए कहते हैं, मैडम क्या हुआ? उन दोनों का सवाल सुनकर मायरा रोते हुए उन दोनों की तरफ देखकर उन्हें जवाब देती है, माँ भी दुनिया में नहीं रही, उन्हें ट्रक ने टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मायरा की बात सुनकर संजय को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों कुछ कह पाते इससे पहले ही जमीन पर गिरा हुआ फोन एक बार फिर बजने लगता है। इस बार उस फोन की रिंग बजते ही मायरा, संजय और वो दूसरा असिस्टेंट डर कर उस फोन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि आज जितनी बार भी फोन बजा था उतनी बार कोई ना कोई बुरी खबर ही मिली थी। मायरा तो इस समय इस हालत में भी नहीं थी कि वो कॉल उठा सके। संजय जो इस समय मायरा के ठीक सामने जमीन पर बैठा था, वो कॉलर आईडी पर शो हो रहे उस अननोन नंबर को देखता है और फिर कुछ सोचकर कॉल पिक करके स्पीकर मोड पर डाल देता है। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से एक इंसान की बेहद खौफनाक और डरावनी आवाज आती है, मायरा वशिष्ठ, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरी बीवी पर हमला करवा के। तुम्हारे किए की सजा आज तुम्हारा पूरा परिवार भुगत रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मेरे परिवार से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात सीरियसली नहीं ली और देखो उसका तुम्हें क्या अंजाम देखने को मिल रहा है। इतना कहकर वो शख्स कुछ पल का पॉज लेता है और फिर अपनी बात आगे कहना जारी रखता है, ऐसे ही एक एक करके तुम अपनी आंखों के सामने पहले अपनों को मरते हुए देखोगी और सबकी मौत देखकर तुम 1000 मौत मरोगी। तुम मेरे सामने रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, अपनी मौत की भीख मांगोगी, पर तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने विराज सिंह के उस राक्षस रूप को जगा दिया जो मैंने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था। आज तक तुमने सिर्फ विराज सिंह की दोस्ती देखी थी, आज तुम विराज सिंह का इंतकाम देखोगी। आज तुम्हारे साथ ही पूरी दुनिया देखेगी विराज सिंह अपने दुश्मनों को कैसे तड़पा तड़पा कर मारता है। और इन्हीं शब्दों के साथ वो कॉल कट हो जाता है। वहीं कॉल के कट होते ही वहां खड़े तीनों लोगों का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। आगे क्या करने वाला है विहान मायरा वशिष्ठ के साथ, और क्या होगा जब विहान की इस क्रूरता का पता आरोही को चलेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस बार फोन की रिंग होते ही मायरा, संजय और वो दूसरा असिस्टेंट डरकर उस फोन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि आज जितनी बार फोन की रिंग बजी थी उतनी बार कोई ना कोई बुरी खबर ही देने को बची थी। मायरा तो इस समय इस हालत में भी नहीं थी कि वो फोन कॉल उठा सके। संजय जो इस समय मायरा के ठीक सामने ही जमीन पर बैठा हुआ था, वो फोन के कॉलर आईडी पर शो हो रहे उस अननोन नंबर को देखता है और फिर कुछ सोचकर उस कॉल को पिक कर लेता है और तुरंत ही फोन को स्पीकर मोड में डाल देता है। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से एक इंसान की बेहद खौफनाक और डरावनी आवाज आती है, मायरा वशिष्ठ, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरी बीवी पर हमला करवा के। तुम्हारे किए की सजा आज तुम्हारा पूरा परिवार भुगत रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मेरे परिवार से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब देखो उसका तुम्हें क्या अंजाम देखने को मिल रहा है। विहान के शब्द जैसे ही मायरा के कानों में पड़ते हैं, उसका पूरा चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और उसकी पूरी बॉडी खौफ के मारे डर से कांपने लगती है। आखिर मायरा को जिस बात का डर था वही हुआ। विहान को उसके बारे में सब पता चल गया था। ये सब सोचकर मायरा डरते हुए विहान से सवाल करते हुए कहती है, विहान तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मायरा की बात सुनकर विहान अपनी खौफनाक आवाज में उससे कहता है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो मिस मायरा वशिष्ठ। इतना कहकर विहान कुछ देर रुकता है और फिर आगे कहता है, तुमने तो जो गुस्ताखी की उसके लिए मैं तुम्हें माफ तो हरगिज नहीं करने वाला हूँ। जैसे तुमने मुझसे मेरी सांसें, मेरी रूह, मेरी जान को मुझसे छीनने की कोशिश की थी, वैसे ही तुम भी एक एक करके हर उस इंसान को खो दोगी जो तुम्हारे दिल के करीब होगा। हर बीतते 1 घंटे के साथ तुम अपना एक करीबी खोती जाओगी। विहान की बात को सुनकर मायरा का पूरा चेहरा पूरी तरह फीका पड़ जाता है और उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ था उन सब के पीछे विहान का हाथ है। ये समझते ही वो दर्द के साथ चिल्लाकर कहती है,
आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विराज? तुमने मेरे भाई, मेरी माँ, दोनों को। उसकी बात को सुनते ही विहान एक खौफनाक आवाज में एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, इस बारे में तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने ये सब करने की कोशिश की थी। इतना कहकर विहान फिर से अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, ऐसे ही एक एक करके तुम अपनी आंखों के सामने पहले अपनों को मरते हुए देखोगी और इन सब की मौत को देख देख कर तुम 1000 मौत मरोगी। तुम मेरे सामने रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, अपनी मौत की भीख मांगोगी, पर तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने विराज सिंह के उस राक्षस रूप को जगा दिया है जो मैंने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था। आज तक तुमने सिर्फ विराज सिंह की दोस्ती देखी थी, आज तुम देखोगी विराज सिंह का बदला। तुम देखोगी विराज सिंह अपने दुश्मनों को कैसे तड़पा तड़पा कर मारता है। और इन्हीं शब्दों के साथ वो कॉल कट हो जाता है। वहीं कॉल के कट होते ही वहां खड़े तीनों लोगों का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। वहीं विहान का कॉल कट होते ही तुरंत फोन को अपने कान पर लगाते हुए मायरा घबराती हुई आवाज में कहती है, हेलो हेलो हेलो। नहीं नहीं विराज, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मेरे साथ। इतना कहते हुए मायरा बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगती है, पर वो लगातार फोन पर यही कही जा रही थी, नहीं विराज, तुम मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। लेकिन उसके कहने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ से विहान कब का कॉल कट कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे गोडाउन में एक 50 से 55 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी इस समय एक चेयर से बंधा हुआ बेहोश पड़ा था। तभी कोई उसके ही चेहरे पर एक पानी का एक पूरा जग उड़ेलते हुए उसे होश में लाता है। होश में आते ही वो अधेड़ उम्र का इंसान इधर उधर अपनी नजरें करके देख ही रहा था कि उसे अपने ठीक सामने एक जवान लड़का ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए और उसकी तरफ पीट करके टेबल से कुछ सामान उठाते हुए उस आदमी की तरफ पलट कर अपनी खौफनाक आवाज में कहता है, तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया मिस्टर वशिष्ठ। जैसे ही मिस्टर वशिष्ठ के कानों में उस शख्स की खौफनाक आवाज पड़ती है तो वो अपनी बंद हो रही आंखों को बड़ी मुश्किल से खोलकर उस लड़के के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उस कमरे में इतना अंधेरा था कि मिस्टर वशिष्ठ को उस लड़के का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मिस्टर वशिष्ठ अपनी आंखों पर पूरा जोर देकर उस लड़के का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़का कुछ कदम चलकर मिस्टर वशिष्ठ के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे कमरे की धीमी लाइट में मिस्टर वशिष्ठ को उस लड़के का चेहरा दिखाई देता है। और उस लड़के का चेहरा दिखते ही मिस्टर वशिष्ठ की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी के साथ उसका नाम पुकारते हुए कहते हैं, विराज, तुम, ये सब तुमने किया? मिस्टर वशिष्ठ के हैरान चेहरे को देखकर विहान के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है और वो अपने चेहरे पर उसी मुस्कान को लिए मिस्टर वशिष्ठ की आंखों में आंखें डालकर अपनी खौफनाक आवाज में कहता है, सही पहचाना मिस्टर वशिष्ठ, मैं विराज सिंह, और ये सब कुछ मैंने किया है। विहान को ये सारी बातें कहते हुए देखकर मिस्टर वशिष्ठ हैरानी के साथ उससे कहते हैं, लेकिन तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? तुम तो मायरा के अच्छे दोस्त। लेकिन इससे आगे मिस्टर वशिष्ठ कुछ भी कह पाते कि विहान उनकी बात बीच में काटते हुए खौफनाक ढंग से कहता है, दोस्त, वो दोस्ती के लायक ही नहीं। इतना कहकर विहान एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहता है, और उसी के किए की सजा आज तुम्हारा पूरा परिवार भुगत रहा है, तुम भी। विहान की बात सुन मिस्टर वशिष्ठ की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो उसी हैरानी के साथ विहान से सवाल करते हैं, मेरी बेटी, आखिर क्या किया है मेरी बेटी ने? उनके ये सवाल करते ही विहान की आंखों में खून उतर आता है और वो अपनी अंगारों सी लाल आंखों के साथ मिस्टर वशिष्ठ की तरफ घूर कर देखते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, क्या किया तुम्हारी बेटी ने? तुम्हारी बेटी ने मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है। विहान का जवाब सुन मिस्टर वशिष्ठ की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो बड़े परेशान होते हुए विहान से कहते हैं, नहीं विराज, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मायरा ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो। लेकिन इससे आगे मिस्टर वशिष्ठ कुछ कह पाते विहान गुस्से से चिल्लाकर कहता है, गलतफहमी? तुम्हारी बेटी ने मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे को जान से मारने की कोशिश की और तुम इसे गलतफहमी का नाम दे रहे हो? इतना कहकर विहान अपने हाथ में लाया हुआ धारदार नुकीला चाकू मिस्टर वशिष्ठ की गर्दन पर रखते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उनसे कहता है, ठीक है, अगर तुम भी इसे गलतफहमी का ही नाम देना चाहते हो तो गलतफहमी ही सही, लेकिन ये गलतफहमी भी तुमने गलत इंसान की फैमिली के साथ क्रिएट करने की कोशिश की है। अब तुम इसी गलतफहमी की सजा पाओगे मिस्टर वशिष्ठ। अब नर्क में जाओ मिस्टर वशिष्ठ और पाओ अपनी बेटी की किए की सजा। नहीं विराज, तुम ऐसा। लेकिन इसके आगे मिस्टर वशिष्ठ कुछ कह पाते विहान एक झटके में उस चाकू को उनकी गर्दन पर फेर देता है और उसके ऐसा करते ही मिस्टर वशिष्ठ के बाकी के शब्द उनके गले में ही अटके रह जाते हैं और उनकी गर्दन से तेज फव्वारे की तरह खून की नदियां बहने लग जाती हैं। वहीं विहान की आंखों में एक आदमी को मारने के बाद भी बिल्कुल भी नरमी नहीं आई थी। उसकी आंखें इस समय किसी बेरहम राक्षस की तरह हो चुकी थीं जो सिर्फ खून का प्यासा हो। मिस्टर वशिष्ठ की गर्दन धड़ से अलग करने के बाद विहान एक जोरदार लात मिस्टर वशिष्ठ की लाश को मारते हुए गुस्से से अपने दांत पीसकर कहता है, ट्रेटर फैमिली। इतना कहने के बाद विहान दोबारा उस टेबल पर जाता है और टेबल से तौलिया उठाकर अपने हाथ पर लगे हुए मिस्टर वशिष्ठ का खून साफ करके
उस कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर पहुंचते ही विहान के गैंग का ही एक मेंबर विहान के पास पहुंचकर और अपना सिर झुका के उससे सवाल करते हुए कहता है, बॉस, मायरा वशिष्ठ का क्या करना है? करना क्या है उसका? उसे भी उसके परिवार के पास ही पहुंचा दो। विहान बेरहमी के साथ अपनी बात उस आदमी से कहता है। वहीं विहान की बात सुनकर वो आदमी हाँ में अपना सिर हिला के वहां से निकल जाता है। उस आदमी के वहां से जाते ही विहान की आंखों के सामने एक बार फिर से आरोही का चेहरा घूमने लग जाता है। आरोही की याद आते ही विहान तुरंत वहां से निकलने को होता है कि तभी उसके जेब में रखा मोबाइल फोन रिंग करने लगता है। विहान जैसे ही कॉलर आईडी को देखता है वो तुरंत कॉल पिक कर लेता है। कॉल पिक होते ही विहान कुछ कह पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ वाले शख्स की बात सुनकर विहान का चेहरा अचानक परेशानी और चिंता से भर जाता है और वो बिना देरी किए तुरंत अपना कॉल काट कर काफी तेजी से वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद विहान अपने चेहरे पर परेशानी वाले भाव लिए तेजी से आरोही के रूम के बाहर पहुंचता है। रूम के बाहर अपने दादा दादी को खड़े देखकर विहान परेशानी के साथ रोहिणी जी से सवाल करते हुए कहता है, दादी, आरोही आरोही को क्या हुआ? जैसे ही रोहिणी जी के कानों में विहान की आवाज पड़ती है तो वो तुरंत पलटकर विहान की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाकर विहान से कहती है, नालायक गधे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी फूल सी बच्ची को इस हालत में अकेले हॉस्पिटल में छोड़कर जाने की? रोहिणी जी की बात का विहान कोई जवाब नहीं देता और दोबारा रोहिणी जी से सवाल करते हुए परेशानी के साथ ही कहता है, दादी बताइए ना आरोही को क्या हुआ? विहान को इतना परेशान होते हुए देखकर रुद्र प्रताप जी, जो इस समय रोहिणी जी के पीछे ही खड़े थे, वो रोहिणी जी को शांत करते हुए कहते हैं, अरे रोहिणी, विहान जरूरी काम से बाहर गया था। ये पता होने के बाद भी तुम उसे और परेशान क्यों कर रही हो? देखो पहले से ही कितना परेशान लग रहा है। रुद्र प्रताप जी को विहान की साइड लेता हुआ देखकर रोहिणी जी घूर कर रुद्र प्रताप जी की तरफ देखते हुए उनसे कहती हैं, आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए। आप ही ने इस नालायक को अपने सर पर चढ़ाकर रखा है। अगर आपने इसे ऐसे सर पर चढ़ाकर नहीं रखा होता तो ये इतना नालायक नहीं होता। वहीं रोहिणी जी की डांट खाकर रुद्र प्रताप जी तुरंत रोहिणी जी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने आखिर क्या किया है? ये नालायक तुम्हारी बात नहीं सुनता तो मेरी क्या मानेगा? रुद्र प्रताप जी इससे आगे कुछ कह पाते उससे पहले रोहिणी जी उनकी बात को बीच में काटते हुए उनसे कहती हैं, आप तो अपना मुंह बंद ही कीजिए। मुझे अच्छे से पता है आप दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकती रहती है और कैसे आप हमेशा की तरह पहले मुझे बहला फुसलाकर इस नालायक को मुझसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मैं आपकी चाल को नहीं समझ पाऊंगी? इतना कहकर रोहिणी जी घूर कर रुद्र प्रताप जी को देखती हैं। वहीं अपने प्लान के बारे में सब कुछ रोहिणी जी को पता चल जाने की वजह से रुद्र प्रताप जी शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वहीं रुद्र प्रताप जी को चुप कराते ही रोहिणी जी एक बार फिर से विहान की तरफ घूर कर देखते हुए उससे कहती हैं, और तू नालायक, तुझसे किसने कहा था अपनी बीवी को इस हालत में अकेला छोड़कर जाने को? अरे अगर तुझे कोई जरूरी काम ही था तो कम से कम हमारे आने का इंतजार तो करता। इतना कहकर रोहिणी जी एक गहरी सांस लेकर आगे अपनी बात कहना जारी रखती हैं। अरे तू क्यों हमारा इंतजार करता? तू तो इतना बड़ा नालायक है कि इतनी बड़ी खुशी तूने हमें कॉल करके बताना तक जरूरी नहीं समझा। वो तो भला हो करण का जो उसने हमें कॉल करके यहाँ बुला लिया, नहीं तो तू आज अपनी बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ किससे मिलने जाता रहता है। कैसे दूर कर पाएगा विहान दादी की नाराजगी? और क्या है आरोही के ऐसे दोबारा बेहोश होने का कारण? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इतना कहकर रोहिणी जी शांत हो जाती हैं और विहान की तरफ देखने लग जाती हैं उसके जवाब के इंतजार में, लेकिन विहान उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वहीं अपनी बातों का विहान को कोई जवाब ना देता हुआ देखकर रोहिणी जी दोबारा उससे कहती हैं, अब तू चुपचाप क्यों खड़ा है? जवाब दे मेरी बातों का। रोहिणी जी की डांट सुनकर विहान जो चुपचाप खड़ा था वो कहता है, दादी वो मैं। लेकिन इससे पहले विहान कुछ कह पाता, डॉक्टर्स की सारी टीम एक साथ आरोही के कमरे से बाहर निकलती है। वहीं सभी डॉक्टर्स को आरोही के कमरे से बाहर निकलता देखकर विहान तुरंत दादी से आगे कुछ ना कहते हुए तेजी से डॉक्टर आहूजा के पास पहुंचकर उनसे घबराहट के साथ सवाल करते हुए कहता है, डॉक्टर, आरोही आरोही कैसी है? वहीं विहान के चेहरे पर और उसकी बातों में उसकी घबराहट महसूस करके डॉक्टर आहूजा उसे शांत करते हुए आगे जवाब देते हैं, कैप्टन घबराने की कोई बात नहीं है। वो मैडम ने खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस दे दिया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर विहान के चेहरे पर राहत आई ही थी कि तभी डॉक्टर आहूजा अपनी बात आगे कहते हैं, लेकिन कैप्टन आगे से ध्यान रखिएगा, मैडम को इस हालत में ऐसे स्ट्रेस लेना मैडम के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है डॉक्टर आहूजा, मैं समझ गया। इतना कहकर विहान डॉक्टर आहूजा से आगे कोई भी बात किए बिना तुरंत आरोही के कमरे के अंदर चला जाता है। वहीं विहान के अंदर जाते ही डॉक्टर आहूजा बड़ी ही अजीब नजरों से उसकी पीठ की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहते हैं,
आजकल के बच्चे, इन लोगों में पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं। अरे मैं अभी और भी कुछ राय देता, कम से कम वो तो सुन लेता, बेशर्म इंसान। ये सब अपने मन में कहते हुए डॉक्टर आहूजा अपना मुंह बना लेते हैं। वहीं विहान जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचता है, उसे बेड पर आराम से लेटी हुई आरोही दिखाई देती है, जो इस समय अपनी दोनों आंखें बंद करके गहरी नींद में सो रही थी। आरोही को चैन से सोता हुआ देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है, लेकिन फिर डॉक्टर आहूजा की बात याद करके उसके चेहरे पर एक बार फिर से परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। डॉक्टर आहूजा ने पहले ही उसे बता दिया था कि अब आरोही को कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन अपनी सच्चाई आरोही के सामने आने के बाद आरोही का जो रिएक्शन था, उसे याद करके विहान परेशान होने से खुद को नहीं रोक पाता और वो सोच में डूब जाता है कि आखिर वो कैसे और क्या कहकर आरोही को समझाए और उसे स्ट्रेस लेने से रोके। जहाँ एक तरफ विहान इस बात से परेशान था कि वो आरोही को कैसे समझाए, वहीं दूसरी तरफ आरोही जब अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक सुनसान सड़क पर पाती है। आरोही अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर देखती है तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता सिवाय उस खाली सड़क के। अगर वहां स्ट्रीट लाइट नहीं होती तो वो पूरा एरिया घुप अंधेरे में ढका रहता। खुद को ऐसी जगह में अकेला पाकर आरोही अपने मन में ही कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो हॉस्पिटल में थी, तो मैं यहाँ कैसे आ गई? अपने मन में ये सब कहते हुए आरोही अपनी नजरें इधर उधर करके देखती है, पर उसे वहां कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। आरोही इधर उधर अपनी नजरें करके किसी को ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने से काफी दूर खड़ी एक काले कपड़े पहनी हुई औरत पर जाती है। अपने साथ किसी और को भी देखकर आरोही सावधानी के साथ उस औरत की तरफ तेजी से बढ़ते हुए पीछे से ही उससे सवाल करती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं मैं इस समय कहाँ हूँ? लेकिन आरोही के सवाल का वो औरत कोई जवाब नहीं देती और ना ही पलटकर आरोही की तरफ देखती है। वो बस अपनी जगह पर ही किसी मूर्ति की तरह खड़ी रहती है। उस औरत को ऐसे किसी मूर्ति की तरह खड़े देखकर आरोही खुद से ही कहती है, बड़ी अजीब औरत है, कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो दे देती। इतना कहकर आरोही सावधानी के साथ उस औरत की तरफ बढ़ते हुए उससे एक बार फिर सवाल करती है, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, क्या आप बता? लेकिन इससे आगे आरोही कुछ कहती, वो औरत पलटकर आरोही की तरफ देखती है। वहीं उस औरत का चेहरा देखते ही आरोही शॉक्ड हो जाती है और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, आप? वहीं आरोही को शॉक में देखकर उसके सामने खड़ी औरत मुस्कुराते हुए उसे बस देखती रहती है। आरोही इस समय उस औरत का चेहरा देख पूरी तरह से शॉक में थी, क्योंकि उसके सामने खड़ी वो अधेड़ उम्र की औरत हूबहू उसी के जैसे दिख रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो औरत आरोही की उम्र की ही होती तो उसमें और आरोही में फर्क करना नामुमकिन होता। आरोही बड़ी मुश्किल से अपनी हैरानी को काबू करके उस औरत से सवाल करते हुए कहती है, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? वहीं आरोही का सवाल सुनते ही उस औरत की मुस्कान फीकी पड़ जाती है और वो आरोही की तरफ देखकर शांति से उसे जवाब देते हुए कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? इसका जवाब तुम्हें आने वाले वक्त में मिल जाएगा। इतना कहकर वो औरत आरोही की तरफ बड़े ही प्यार से और भावना के साथ देखते हुए आगे कहती है, और रही बात मैं कौन हूँ, तो इसका जवाब तुम बहुत अच्छे से जानती हो। उस औरत के अजीब जवाब को सुनकर आरोही बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूजन के साथ ही उस औरत को देखते हुए उसे सवाल करती है, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको जानती हूँ? आप बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही हैं? प्लीज मुझे बताइए आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं? आरोही का जवाब सुनकर वो औरत आरोही के सर पर हाथ रखते हुए बहुत प्यार से उससे कहती है, मेरी बच्ची, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। इतना कहकर वो औरत कुछ पल रुककर आरोही से आगे कहती है, चाहे तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ। वहीं उस औरत से अब भी अपने सवालों का साफ साफ जवाब ना पाकर आरोही पहले तो उस औरत से कुछ कदम पीछे होती है और फिर फ्रस्ट्रेट होकर उस औरत को देखते हुए चिढ़कर उससे सवाल करती है, आप मेरे सवालों का सही सही जवाब क्यों नहीं देती हैं? आखिर कौन है आप और कैसे जानती हैं मुझे? इस बार आरोही के सवाल में उसका फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। वहीं आरोही को चिढ़ता हुआ देखकर वो औरत अपनी आंखों में आंसू लेकर आरोही की तरफ देखते हुए उसे जवाब देती है, मैं कौन हूँ? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो मेरी बच्ची। इतना कहकर वो औरत अपनी बात आगे कहना जारी रखती है, मैं कैसी अभागी औरत हूँ। इतना कहकर वो औरत कुछ पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर आगे अपनी बात कहती है, मैं एक ऐसी अभागी औरत हूँ जिसे अपनी बेटी को जन्म देते ही खुद से दूर करना पड़ा और उसे खुद से ही इस पूरी दुनिया से अकेले लड़ने के लिए छोड़कर जाना पड़ा। इतना कहकर वो औरत अपनी आंखों में आए हुए आंसू को अपने एक हाथ से पोंछकर आरोही से आगे कहती है, मैं एक ऐसी अभागी औरत हूँ जिसे उसकी अपनी ही बेटी पहचानने से इनकार कर रही है। मैं एक ऐसी अभागी औरत हूँ जो अपनी बेटी के साथ में खड़ी होकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ही उसकी असली माँ हूँ। इतना कहकर वो औरत बुरी तरह से रोने लगती है। वहीं उस औरत के मुंह से ये सुनकर कि वो कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, आरोही एक बार फिर से शॉक में चली जाती है और वो उस औरत को देखते हुए खुद में बुदबुदाहट के साथ कहती है, मेरी माँ? इतना कहकर आरोही उस औरत की तरफ अपनी फटी हुई आंखों से देखने लग जाती है।
और फिर उस औरत को देखते हुए आरोही की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपनी उन आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ उस औरत को देखते हुए कहती है, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? आरोही के सवाल पर वो औरत अपना रोना बंद करके आरोही की तरफ देखकर उससे कहती है, हाँ मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, एक ऐसी अभागी माँ जो कभी ढंग से तुम्हारी शक्ल तक नहीं देख पाई। वहीं उस औरत की हाँ सुनते ही आरोही को जैसे एक सुकून सा मिलता है। आरोही की आंखों में आए आंसू बहने लग जाते हैं और वो तुरंत उस औरत के पास जाकर उसे कसकर गले लगा लेती है। आरोही को खुद के गले लगाते ही वो औरत भी आरोही को कसकर खुद के गले लगा लेती है और उसे गले लगाते हुए ही रोते हुए आरोही के कानों में फुसफुसा कर कहती है, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अपनी माँ की इस बात को सुनकर आरोही, जो उससे गले लगे हुए रोए जा रही थी, वो रोते हुए ही अपनी माँ से सवाल करते हुए कहती है, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी माँ? वहीं आरोही का सवाल सुनकर उसकी माँ पहले उसे खुद से अलग करती है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए इमोशनल होकर कहती है, मेरी बच्ची, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी तुम्हें ऐसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए करना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वो औरत कस कर आरोही को दोबारा से गले लगा लेती है और फिर फूट फूट कर रोने लग जाती है। वहीं अपनी माँ के गले लगे हुए आरोही भी लगातार रोते जा रही थी और फिर रोते हुए ही आरोही उस औरत से सवाल करती है, माँ, अब तो आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? आरोही का ये सवाल सुनते ही उसकी माँ खामोश हो जाती है और फिर वो आरोही की तरफ ही देखने लग जाती है और फिर ऐसे ही उसके सवाल का कोई जवाब न देते हुए लगातार आरोही की तरफ ही देखने लग जाती हैं और फिर अचानक वो उसके सामने से गायब हो जाती हैं। उनके गायब होते ही आरोही झटके के साथ चिल्लाते हुए अपने बेड पर उठ बैठती है, माँ। विहान, जो आरोही के बेड के बगल में ही बैठा था, वो आरोही को ऐसे माँ का नाम लेकर एक झटके से उठते हुए देखकर तुरंत उसे सवाल करते हुए कहता है, जान क्या हुआ? लेकिन आरोही को तो जैसे विहान का सवाल सुनाई ही नहीं दिया। वो अपनी नजर चारों तरफ करते हुए अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए कहती है, माँ, आप कहाँ हैं माँ? आरोही को ऐसे परेशान होते हुए देखकर और बार बार माँ माँ कहता सुनकर विहान के चेहरे पर भी परेशानी भरे भाव आ जाते हैं और वो बहुत प्यार से आरोही के सर को सहलाते हुए उससे बहुत सॉफ्ट टोन में सवाल करता है, जान क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? विहान का सवाल सुनकर आरोही हड़बड़ाहट के साथ परेशान होते हुए कहती है, विहान, वो माँ। इतना कहते कहते अचानक ही आरोही शांत हो जाती है और उसे ये समझ में आ जाता है कि उसने जो कुछ भी अभी देखा था वो सिर्फ एक सपना था। वहीं आरोही को ऐसे अचानक ही अपनी बात को बीच में अधूरा छोड़ देने की वजह से विहान उसे सवाल भरी नजरों से देखने लग जाता है, लेकिन आरोही विहान से आगे कुछ नहीं कहती। वहीं आरोही को कुछ ना कहता देखकर विहान भी उससे आगे और कुछ नहीं पूछता और टॉपिक चेंज करते हुए आरोही का प्यार से हाथ पकड़ते हुए कहता है, जान, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, चलो पहले चल के कुछ खा लो। विहान के इतना कहते ही आरोही विहान की तरफ देखती है और विहान को देखते ही उसे विहान के टेररिस्ट होने वाली बात याद आ जाती है। ये याद आते ही आरोही के चेहरे पर अचानक ही बेइंतहा गुस्सा आ जाता है और आरोही एक झटके से विहान के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से के साथ उसे कहती है, हाउ डेयर यू, तुमसे मैंने कहा था ना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आरोही को ऐसे फिर से खुद पर गुस्सा होते हुए देखकर विहान उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, जान प्लीज ऐसे गुस्सा मत हो, तुम्हारे ऐसे गुस्सा होने की वजह से तुम पर और हमारे बच्चे के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। विहान के मुंह से बच्चे वाली बात सुनकर आरोही का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से के साथ ही विहान को घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है, बच्चा? किसने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है? ये सिर्फ मेरा बच्चा है और मैं इस पर तुम्हारी और तुम्हारे काले कामों की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। अब निकल जाओ मेरे कमरे से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या होगा आरोही का फैसला? क्या विहान आरोही को मना पाएगा या फिर अलग होने जा रहे हैं इन दोनों के रास्ते? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरोही की बात सुनकर विहान को बुरा तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वो आरोही से इस बारे में कुछ न कहते हुए एक बार फिर से उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है जान, अब तुम यही चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम खाना खा लो, नहीं तो खाना ना खाने की वजह से तुम पर और बच्चे पर इसका बुरा असर। विहान इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आरोही उसकी बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखकर उससे कहती है, तुम्हें मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ। वहीं आरोही को फिर से खुद पर गुस्सा करते हुए देखकर विहान इस बार उसकी कोई भी बात नहीं मानते हुए उसकी तरफ देखकर बहुत ही शांति के साथ उससे कहता है, ठीक है जान, तुम यही चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम खाना खा लेना। आरोही विहान को हाथ दिखाते हुए उसे चुप हो जाने को कहती है और वहां से जाने का इशारा करती है।
आरोही को ऐसा करता हुआ देखकर विहान के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है और वो अपने चेहरे पर उसी उदासी को लेकर पलट कर वहां से बाहर चला जाता है। वहीं विहान के वहां से बाहर जाते ही आरोही बेड पर ही बैठे हुए अपना सर पकड़ लेती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आज आखिर हो क्या रहा है। पहले तो उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद उसे पता चला कि उसका पति एक आतंकवादी है। वो अब तक इन दोनों सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी कि उसे अचानक ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद एक बार फिर से वैसे ही सपने जो आरोही को हमेशा तब आया करते थे जब उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला होता। ये सब सोचते हुए वो परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और अपना सर पकड़े हुए टोटो से सवाल करते हुए कहती है, टोटो, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? पहले अचानक वो सब और उसके बाद ये सपना। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी कुछ बुरा होने वाला है, या फिर बहुत ज्यादा बुरा? बताओ मुझे टोटो, आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों? आरोही के सवालों का टोटो उसे जवाब देते हुए कहता है, मोहतरमा, जो सपना आपने देखा उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक मेरे टायर्स इतने अनलॉक नहीं हुए हैं, नहीं तो मैं इस सपने का कारण आपको बता देता। रही इस बच्चे की बात, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस बच्चे का क्या करना है। टोटो के जवाब पर आरोही उससे सवाल करते हुए कहती है, टोटो, क्या सच में सपने में जो मुझसे मेरी माँ होने का दावा कर रही थी, क्या वो सच में मेरी माँ है? आरोही ये सवाल करके बेहद उत्सुक होकर टोटो का जवाब सुनने के लिए तैयार होती है। आरोही का सवाल सुनते ही टोटो उसे बड़े शांति से जवाब देते हुए कहता है, मोहतरमा, मैं अभी आपको कुछ भी क्लियर नहीं बता सकता। अगर आपको इसके बारे में सब सच्चाई जाननी है तो आपको मेरे लॉक टायर्स को अनलॉक करना होगा, जिसके लिए आपको मिनिमम एक बार और मुझे अपडेट करना पड़ेगा। टोटो के जवाब पर आरोही सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देती है और उससे आगे कुछ नहीं कहती। आरोही के रूम के बाहर विहान अपने चेहरे पर उदासी भरे भाव लिए आरोही के कमरे से बाहर जैसे ही आता है तो रोहिणी जी इस समय दरवाजे के सामने ही खड़ी थी। वो तुरंत विहान को आता हुआ देखकर उसे सवाल करते हुए परेशानी के साथ कहती हैं, विहान, मेरी बच्ची कैसी है अब? क्या उसको होश आया? दादी के सवाल पर विहान सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब देता है और उसका जवाब सुनते ही दादी तुरंत कमरे के अंदर चली जाती हैं। वहीं दादी को इतना एक्साइटेड होते हुए और उस कमरे के अंदर जाते हुए देखकर विहान के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान को लिए हॉस्पिटल के टेरेस की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दादी जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचती हैं तो उनकी नजरें सबसे पहले बेड पर लेटी हुई आरोही पर ही जाती हैं। जैसे ही आरोही को एहसास होता है कि कोई उसके रूम के अंदर आया है, वो तुरंत दरवाजे की तरफ देखती है और जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी दादी पर जाती है और उसी समय दादी की नजरें भी आरोही की नजरों से टकराती हैं। दादी को देखते ही आरोही हल्का सा मुस्कुराती है। वहीं आरोही को मुस्कुराता हुआ देखकर दादी भी हल्की सी उसे एक मुस्कान देती हैं और फिर वो तुरंत आरोही के पास पहुंचकर उससे बहुत ही प्यार से सवाल करते हुए कहती हैं, बेटा, अब कैसा महसूस कर रही हो? दादी के सवाल का आरोही बहुत ही आराम से और स्वीट वॉइस में उन्हें जवाब देते हुए कहती है, दादी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं आरोही का जवाब सुनकर दादी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर उससे आगे सवाल करते हुए कहती हैं, बेटा, क्या तुमने कुछ खाया या उस नालायक ने अब तक तुम्हें भूखा ही रखा है? दादी के सवाल पर आरोही सिर्फ ना में अपनी गर्दन हिला देती है। वहीं आरोही को ना कहते हुए देखकर दादी गुस्से के साथ विहान को कोसते हुए कहती हैं, वो नालायक किसी काम का नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची को इस हालत में अब तक भूखा रखा है। नालायक लड़का, उसके तो अब मैं कान खींचती हूँ, रुको। नहीं नहीं दादी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आरोही तुरंत दादी को मना करते हुए कहती है। आरोही के मना करने के बाद भी दादी उसकी बात काटते हुए कहती है, अरे बेटा, तुम्हें उस नालायक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने तुम्हें जरा भी परेशान किया तो मैं उस नालायक की टांगे तोड़ दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें भूखा रखने की? नालायक खता कहीं का, किसी काम का नहीं। वहीं दादी को लगातार विहान को भला बुरा कहता हुआ देखकर आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो खिलखिलाकर हंसते हुए दादी को प्यार से गले लगा लेती है और उनके गालों पर किस करते हुए हंसकर कहती है, ओ दादी, आप कितनी प्यारी है। आई लव यू दादी। वहीं आरोही की बात को सुनकर दादी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। तुम खाना खा लो, क्योंकि इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को गलत इफेक्ट करेगा। आरोही का मन इस समय कुछ भी खाने का नहीं था, लेकिन वो दादी को मना नहीं कर पाती। अपनी बात पूरी करते ही दादी तुरंत अपने पर्स में से अपना फोन निकालकर अपने एक बटलर को कॉल करके उसे आरोही के लिए तुरंत खाना लेकर आने को कहती हैं। वहीं अपनी मैडम का ऑर्डर मिलते ही बटलर भी जी मैडम बोलकर तुरंत खाना बनाकर उस हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। जहाँ एक तरफ आरोही और दादी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वहीं विहान इस समय टेरेस पर अकेले खड़े होकर आसमान की तरफ ही देखे जा रहा था। आसमान की तरफ देखते देखते उसे आरोही के कई शब्द याद आने लगते हैं और उन शब्दों को याद करके विहान को खुद के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकाल के उसे अपने होठों के बीच दबा लेता है। सिगरेट को अपने होठों में दबाने के बाद विहान अपनी जेब में लाइटर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी जेब में लाइटर कहीं नहीं मिलता।
तभी एक इंसान विहान के पीछे से आकर उसकी सिगरेट जलाते हुए बेहद शांत आवाज में उससे कहता है, बरखुरदार, लगता है अब भी तुम्हारे अकेले जीने की आदत छूटी नहीं है। जैसे ही विहान के कानों में यह आवाज पड़ती है तो वो तुरंत पलट के उस तरफ देखता है तो उसके ठीक पीछे उसके दादा रुद्र प्रताप सिंह अपनी शांत आंखों के साथ उसी की तरफ देख रहे थे। रुद्र प्रताप जी को देखकर विहान उनसे कहता है, दादू आप यहाँ? विहान के सवाल पर रुद्र प्रताप जी उसे जवाब देते हुए कहते हैं, बरखुरदार, मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है और तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कब मेरा पोता खुश होता है और कब उदास। इतना कहकर रुद्र प्रताप जी एक गहरी सांस लेकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए आगे कहते हैं, बरखुरदार, बताओगे इतने उदास क्यों लग रहे हो, जबकि तुमको तो पापा बनने की खुशी में खुशी से नाचना और गाना चाहिए। दादू की बात सुनकर विहान उन्हें जवाब देते हुए कहता है, नहीं दादू, ऐसी बात नहीं है, मुझे पापा बनने की खुशी है। इतना कहकर विहान एक बार फिर से उनकी तरफ से अपनी नजरें फेर लेता है और दूसरी तरफ पलट जाता है और सिगरेट का एक गहरा कश खींचकर उसका धुआं अपने मुंह से छोड़ते हुए उनसे आगे कहता है, लेकिन शायद ऊपर वाले से मेरी खुशी कभी देखी ही नहीं जाती। अपनी ये लाइन कहते हुए विहान की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं अपने पोते की उदासी को देखकर रुद्र प्रताप जी को लगता है कि वो दिन में आरोही पर हुए हमले की वजह से परेशान है, इसलिए वो उसे समझाते हुए कहते हैं, बरखुरदार, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और भूलो मत, तुम एक आर्मी चीफ रुद्र प्रताप के पोते और मेजर जनरल हर्षवर्धन के बेटे हो, जिन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और ना ही कभी छोटी मोटी बातों से परेशान हुए। इतना कहकर रुद्र प्रताप जी एक गहरी सांस लेकर विहान को अपनी तरफ पलट के उसके होठों के बीच से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए आगे कहते हैं, जिंदगी हमेशा हमें चैलेंज देती रहती है, तो क्या हम इन छोटी छोटी परेशानियों से डर कर या छुपकर भाग जाएं? इतना कहकर दादाजी विहान के जवाब को सुनने के लिए उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन विहान उनकी बात का कोई जवाब ना देते हुए बस लगातार उनकी तरफ ही गौर से देखे जा रहा था। अपने पोते को अपनी बात का कोई जवाब ना देता हुआ देखकर रुद्र प्रताप जी विहान के कंधे में हाथ रखते हुए उससे आगे कहते हैं, विहान, क्या आज जो परेशानी तुम्हारे सामने खड़ी है, क्या वो उस परेशानी से बड़ी है जो आज तक तुमने अपनी लाइफ में फेस की है? क्या तुम्हारा ये दर्द उस दर्द से बड़ा है जो तुम आज तक फेस करते आए हो? क्या तुम्हारा ये दुख उस दुख से भी बड़ा है जो बचपन से झेलते आए हो? क्या आज की परेशानी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी है कि तुम उसे कभी सॉल्व ही ना कर पाओ? अगर नहीं तो बेटा, जब तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम तुम्हारी आज तक की प्रॉब्लम से बड़ी नहीं है, तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? अपने दादा की मोटिवेशन वाली बातें सुनकर विहान को अचानक ही अंदर से हिम्मत मिलती है और वो तुरंत ही अपने दादा को बहुत ही टाइट से हक करते हुए इमोशनल होकर उनसे कहता है, थैंक यू दादू, थैंक यू सो मच, मुझे समझाने के लिए और मुझे हिम्मत देने के लिए। विहान को ऐसे इमोशनल होते हुए देखकर रुद्र प्रताप जी उसके सर को सहलाते हुए और फिर प्यार से उसके सर के पीछे उसे मारते हुए उससे कहते हैं, बेवकूफ, इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो? सच में तुम अपने बाप पर ही गए हो, वो भी बचपन में ऐसे ही ड्रामे करते रहता था तुम्हारी तरह। अपने दादा की बात को सुनकर विहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ अपने दादाजी को गले लगाते हुए उन्हें जवाब देते हुए कहता है, दादू, ड्रामा तो करूंगा ही, आखिरकार मैं आप ही का पोता हूँ और मैंने ये सब कुछ आप ही से तो सीखा है। इतना कहकर विहान अपने दादा से अलग होकर मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लग जाता है। वहीं अपने पोते की बात सुनकर रुद्र प्रताप जी का मुंह बन जाता है। अपने दादा को मुंह बनाते हुए देखकर विहान बड़े प्यार से उन्हें एक बार और गले लगाता है और थैंक यू कहकर वहां से एक नया जोश लिए निकल जाता है। अपने पोते को मुस्कुराते हुए देखकर रुद्र प्रताप जी के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और फिर वो पलटकर आसमान में आए चांद की तरफ देखते हुए कहते हैं, उम्मीद है इस बार सब कुछ अच्छा ही होगा और इस बार पिछली बार जैसा कुछ भी ना हो। ये सब कहते हुए उनकी आंखों के सामने 24 साल पहले की कुछ तस्वीरें चलने लग जाती हैं। उन सभी यादों को याद करके उनके चेहरे पर अचानक ही परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। कैसे दूर करने वाला है विहान आरोही की नाराजगी? जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।